नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद श्रीवास्तव और सभी को नमस्कार। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल के साथ साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। महिला वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 2 विकेट से हराया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल का सफर समाप्त, लक्ष्य सेन का मुकाबला जारी। ग्रैंड स्लैम बोर्ड ने 4 बड़े टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में बड़ा बदलाव किया और यूएफए चैंपियंस लीग में जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची चेल्सी। विलारियल ने यूवेंटस को किया बाहर। शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड में जो महिला क्रिकेट विश्व कप चल रहा है उस खबर के साथ। महिला वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 2 विकेट से हरा दिया है। हैमिल्टन के सेजन पार्क में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 228 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 49 ओवर और 3 गेंद में 8 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंतिम ओवर में अफ्रीकी टीम को 6 रन की जरूरत थी, जिसे उसने 3 गेंद रहते हासिल कर लिया। इस विश्व कप में यह दक्षिण अफ्रीकी टीम की लगातार चौथी जीत रही। उसने अब तक 4 मैच ही खेले हैं। 8 अंकों के साथ अफ्रीकी टीम ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ चौथे स्थान पर है। भारत भी 4 अंकों के साथ बेहतर नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। गॉस, न्यूजीलैंड को अपने होम कंडीशंस में खेलने का फायदा नहीं मिलता दिख रहा है। वो 5 मैचों में सिर्फ 2 ही जीत दर्ज कर पाए हैं और आज भी वो एक बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। जी, इससे एक बात आनंद जी साफ होती है कि होम यानी जो मेजबान टीम को जो एडवांटेज होता है, क्रिकेट में धीरे धीरे वो बहुत कम होता जा रहा है। आप ये देखिए कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, ये वो टीमें हैं कि जो एशियाई, चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या भारत में जाके भी ये बेहतर कर रही हैं। और न्यूजीलैंड की टीम स्किलफुल जरूर दिख रही है, पर 4 अंक लेके जिस तरह वो मुश्किल में है, लगता नहीं है कि वो आखिरी 4 में जगह पाएगा। तो आखिरी 4 के लिए संघर्ष जारी है। आनंद, ऑस्ट्रेलिया तो जाहिर है बहुत अच्छी पोजीशन में साउथ अफ्रीका के साथ, तो भारत, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में संघर्ष होगा कि आखिरी के जो 2 स्लॉट हैं वो किसको मिलने हैं। जी बिल्कुल। और आज के अगर मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के लिए लॉरा ने 67 रन की पारी खेली, सेने लुइस ने 51 रन बनाए। दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की पारी की बात करें तो जो सोफी डिवाइन हैं, जो काफी अनुभवी हैं, उन्होंने 93 रन की शानदार पारी खेली थी और शानदार ऑलराउंडर जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से भी नवाजा गया था, एमेलिया कर ने 42 रन का योगदान दिया। लेकिन उसके बाद कोई भी जो बैटर है न्यूजीलैंड का वो टिक कर नहीं खेल सका। गॉस, इस पूरे विश्व कप में देखने को मिल रहा है कि किसी टीम का टॉप ऑर्डर, किसी टीम का मिडिल ऑर्डर नहीं क्लिक कर पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 2 ही ऐसी टीमें हैं जो एक यूनिट के रूप में खेलती दिख रही हैं। देखिए, वनडे में खास देखा गया है, खास करके महिलाओं में, कि ओपनर के अलावा अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर के बाद जो प्लेयर्स आते हैं वो अपना अटैकिंग क्रिकेट जो खेलते हैं उसका थोड़ा उनको एडवांटेज मिलता है। और अगर आप लंबा स्कोर करने की कोशिश करते हैं तो कहीं जो आपका टेम्परामेंट है वो इतना मजबूत नहीं है, वो यहां देखने को मिला है। क्योंकि जब तक आप एक अच्छी शुरुआत नहीं देंगे तो जो मिडिल ऑर्डर है, ऐसा लगता है कि जब आप धाराशायी हो गए ओपनिंग में तो मिडिल ऑर्डर एक तरह से आप ये कह लीजिए कि उसको शुरू का काम करना पड़ रहा है। तो ये मैच प्रैक्टिस की सभी टीमों में थोड़ी कमी नजर आ रही है। जी, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कोरोना के कारण बहुत सारे टूर्नामेंट नहीं हुए। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि भारत के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है सेमीफाइनल तक का सफर। 3 मैच बचे हुए हैं और 2 मैच 2 टीमों के साथ हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। ये 2 मुकाबले बेहद कठिन होने वाले हैं। गॉस, अगला मैच शनिवार को ऑस्ट्रेलिया से है। जी, शनि देवता अगर मेहरबान हो गए तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डालने की क्षमता रखता है भारत। पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक मैच खेले हैं उससे एक भारत के सामने एक अग्नि नहीं पर कठिन परीक्षा है। तो कोशिश होगी, क्योंकि
भारतीय महिलाओं ने जब जब देखा गया है कि वो प्रेशर में होते हैं, धाराशायी नहीं हुए, उन्होंने अपने कुछ कर दिखाने के जज्बे को, जो संकल्प है, उसमें वो खरा उतरे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो बाकी के मैच हैं उसमें भारतीय महिला टीम से अच्छी हम समझते हैं कि वो अच्छी फाइट बैक करेंगे और अंक हासिल करेंगे। जी हां, बिल्कुल। और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के जहन में वो मुकाबला भी याद होगा जो पिछले विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय महिला टीम ने खेला था। हरमनप्रीत कौर ने 171 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। टीम इंडिया कुछ उसी ढंग का प्रदर्शन इस मुकाबले में भी दोहराना चाहेगी। कप्तान जो रूट के नाबाद शतक और डेनियल लॉरेंस की शानदार 91 रन की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन ओवल ब्रिजटाउन में चल रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 244 रन बना लिए थे। जो रूट 119 के व्यक्तिगत स्कोर पर मैदान पर डटे हुए हैं। स्पंजी बाउंस वाले विकेट पर इंग्लैंड की अच्छी बैटिंग देखने को मिली। रिपोर्ट के साथ हैं नईम अख्तर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच के चौथे ओवर में मेहमानों ने जैक क्रॉली को खो दिया। वो जेडन सील्स की गेंद पर बगैर खाता खोले चलते बने। उस वक्त स्कोर बोर्ड पर केवल 4 रन टंगे थे। इसके बाद सलामी बल्लेबाज एलेक्स हील्स भी 138 गेंदों पर 30 रन बनाकर वेरासेमी परमाल की गेंद पर विदा हो गए। फिर लॉरेंस क्रीज पर आए और रूट के साथ मिलकर विंडीज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। देखते ही देखते इंग्लिश टीम ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। रूट की बल्लेबाजी देखकर कोई भी समझ सकता था कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। 12 क्लासिकल चौकों के साथ गजब का संयम उनकी बैटिंग में देखने को मिला। मेजबान टीम को आखिरकार राहत की सांस तब मिली जब जेसन होल्डर ने 91 रन बनाकर खेल रहे लॉरेंस को ब्रेथवेट के हाथों कैच कराया। खराब रोशनी के कारण इसी वक्त मैच समाप्ति की घोषणा कर दी गई। सील्स, परमाल और होल्डर ने एक सफलता हासिल की। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। ऐसा लग रहा है कि एडवांटेज इंग्लैंड, बेशक, और जिस तरह से एडवांटेज इंग्लैंड हासिल करती है वो पूरे मैच में अपनी ग्रिप आसानी से खोती नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो एडवांटेज को एक पॉजिटिव रिजल्ट में बदल सकते हैं। गॉस, जिस ढंग से एशेज में शर्मनाक हार मिली थी इंग्लैंड की टीम को, जो रूट की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे थे। बैक टू बैक सेंचुरी यहां लगाई है। पिछले टेस्ट की अंतिम पारी में भी शतक लगाया था और यहां भी शतक। रूट जो है, आपने कहा कि एशेज सीरीज में वो नहीं खेल पाए थे और एशेज सीरीज दुनिया में सबसे ज्यादा टक्कर वाली मानी जाती है, जिसकी तरफ सबका ध्यान रहता है। लेकिन रूट के पास एक खास चीज है, वो है ऑल रूट। अगर वो वहां नहीं खेले, यहां खेल रहे हैं, 2 शतक लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो वहां कुछ नहीं कर पाता जहां आप उससे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बेहतर नहीं कर पाए, पर अब वो अच्छी स्थिति में है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है। जी हां, बिल्कुल। और आज दूसरे दिन का खेल जब शुरू होगा तो क्या इंग्लैंड की रणनीति होती है और मेहमान टीम यानी वेस्टइंडीज की टीम किस ढंग का पलटवार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हॉकी इंडिया ने आज दक्षिण अफ्रीका में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले FIH महिला जूनियर विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। जर्मनी, मलेशिया और वेल्स के साथ पूल डी में भारतीय टीम की कप्तानी सलीमा टेटे और उपकप्तान इशिका चौधरी को सौंपी गई है। 2 अप्रैल को वेल्स जूनियर विमेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी ये टीम और उसके बाद 3 अप्रैल को जर्मनी के साथ अपना मैच और 5 अप्रैल को भारत की टक्कर मलेशिया से होगी। क्वार्टर फाइनल 8 अप्रैल को होगा, जबकि सेमीफाइनल 10 अप्रैल को और फाइनल 12 अप्रैल को होगा। FIH महिला जूनियर विश्व कप 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के कारण इसे इस साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगर टीम की बात करें तो गोलकीपर बिचू देवी खरीबाम को इसमें शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में जर्मनी के खिलाफ FIH हॉकी प्रो लीग मैचों में सीनियर टीम में डेब्यू किया था। अगर डिफेंडर की बात करें तो मरीना हैं, प्रीति, प्रियंका, इशिका चौधरी और अक्षता अबसो को भी मौका दिया गया है, जिन्होंने हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में जर्मनी के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया था। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल का सफर समाप्त हो गया है। जापान की अकाने यामागुची ने साइना को 21-14, 17-21, 21-17 से हरा दिया है। गॉस, कोर्ट पर साइना नेहवाल की चमक
हर टूर्नामेंट द टूर्नामेंट फीकी पड़ती जा रही है। पर यहाँ पर तारीफ करनी होगी जिस तरह साइना नेहवाल ने खेला है। पहला गेम वो हारी, उसके बाद जो उन्होंने फाइट बैक की, तो ये हमको एक तरह से शाबाशी देनी चाहिए उनको, क्योंकि यामागुची जो है जापान के खिलाड़ी, वो काफी चैंपियनशिप जीत चुके हैं, काफी गोल्ड भी जीते हैं। इस तरह साइना ने भी लगभग 24 के करीब इंटरनेशनल जीते हैं। तो यहाँ यामागुची को जो उनकी कम एज है और उनकी जो फिटनेस है उसका बहुत भयंकर फायदा हुआ है, क्योंकि अब साइना नेहवाल नी इंजरी के बाद इतनी फिटनेस, ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट खेलना कोई आसान बात नहीं है। तो ये रिजल्ट इतना खराब नहीं जाएगा, क्योंकि साइना ने उनकी जो कमबैक की क्षमता है वो उन्होंने यहां एक गेम में दिखाई। इस ओलंपिक में वो खेली नहीं थी, पेरिस के लिए वो अपने आप को फिट बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब आप कोई टूर्नामेंट लंबे समय से नहीं जीत पाते हैं तो क्या मोटिवेशन मिल रहा होगा साइना को कि वो इस सर्किट में जारी रखें। क्योंकि गौस, आप बहुत पैनी नजर रखते हैं बैडमिंटन पर, बहुत कम उम्र की खिलाड़ी और बहुत शानदार फिटनेस के साथ कोर्ट पर जिस चपलता के साथ दुनिया की खिलाड़ियां खेल रही हैं, साइना की मुश्किल आसान नहीं होती दिख रही। देखिए, ओलंपिक जैसे खेल में जब आएगा, या एशियन गेम्स है, अपने एशियन गेम्स के अंदर ज्यादातर टीमें ऐसी हैं जिनके चाहे वो मलेशिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, ये सारे के सारी जो है बहुत मुश्किल चुनौती पेश करती हैं। आपने सही कहा, साइना नेहवाल की जो फिटनेस के ऊपर है, क्योंकि जो उनका अनुभव है वो कोर्ट के अंदर चारों तरफ खिलाकर अपने अपोनेंट को मुश्किल में डालने की क्षमता जरूर रखती हैं, पर यहां पर फिटनेस आड़े आ जाती है। लक्ष्य सेन का पुरुष सिंगल्स में इस समय मुकाबला चल रहा है। उनका सामना हो रहा है डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से। क्या ताजा हाल है गौस वहां पर? देखिए, पहला गेम जो लक्ष्य सेन ने 21-16 से जीता, और अभी दूसरे गेम में लक्ष्य सेन 19 पर हैं और एंटोनसेन जो है वो 16 अंक है। बीच में एंटोनसेन ने लीड भी हासिल कर ली थी दूसरे गेम में, पर लक्ष्य जो है वो अपना लक्ष्य रख के चल रहे हैं। पहला गेम जीते और दूसरे में वो 19-16 से आगे हैं। मैच अभी चल रहा है, तो उम्मीद करना चाहिए कि लक्ष्य जो है अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। जी हां, 2 पॉइंट और अर्जित करने के साथ ही लक्ष्य वो इस मुकाबले को जीतकर तीसरे दौर में पहुंच जाएंगे। बात करें अगर महिला सिंगल्स की वापस, तो आज पीवी सिंधु को भी खेलना है। सिंधु का सामना जापान की सायका ताकाहाशी से होगा। उधर पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत दूसरे दौर में इंडोनेशिया के एंथनी सिनुसुका से अपना मैच खेलेंगे। रिद्धि फोर और ऋषभ यादव के शानदार प्रदर्शन से भारत एशिया कप चरण 1 तीरंदाजी प्रतियोगिता के महिला रिकर्व और पुरुष कंपाउंड वर्ग की टीम स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन दौर में शीर्ष पर रहा। रिद्धि ने कल क्वालिफिकेशन दौर में 647 अंक के साथ टॉप स्थान हासिल किया। वो बांग्लादेश की नसरीन अख्तर से 5 अंक आगे रहीं, जबकि कजाकिस्तान की फरीदा तीसरे स्थान पर रहीं। तिशा पूनिया चौथे और तनीषा वर्मा 7वें स्थान पर रही, जिससे भारत रिकर्व महिला टीम स्पर्धा के क्वालिफिकेशन दौर में बांग्लादेश और कजाकिस्तान से आगे रहा। ऋषभ यादव ने पुरुषों के कंपाउंड वर्ग में 698 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। प्रियांश 8वें और प्रथमेश जावकर 9वें स्थान पर रहे। भारत ने इस तरह कुल 2084 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। ग्रैंड स्लैम बोर्ड ने 4 बड़े टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में बड़ा बदलाव किया है। उसने मैच के अंतिम सेट में स्कोर 6-6 होने पर नतीजे के लिए 10 अंक के टाई ब्रेकर को लागू कर दिया है। ग्रैंड स्लैम बोर्ड ने कल चारों टूर्नामेंट के आयोजकों से तुरंत प्रभाव से ट्रायल के आधार पर इसे अपनाने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहले से ही 10 अंक के टाई ब्रेकर का उपयोग होता है। वहीं विंबलडन में 12-12 के स्कोर के बाद 7 अंकों का टाई ब्रेकर होता है। यूएस ओपन की बात करें तो वहां 6-6 के स्कोर के बाद 7 अंकों का टाई ब्रेकर होता है। सिर्फ फ्रेंच ओपन में निर्णायक सेट में निर्धारित अंकों वाले टाई ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं होता है। इस ट्रायल के अंतर्गत यदि अंतिम सेट में स्कोर 6-6 की बराबरी पर पहुंचता है तो कम से कम 2 अंकों का अंतर के साथ सबसे पहले 10 अंक तक पहुंचने वाला खिलाड़ी विजेता माना जाएगा।
2010 में विंबलडन में अपने पहले दौर के मैच के अंतिम सेट में जॉन इस्नर ने निकोलस माहू को 70-68 से हराकर नियमों में बदलाव की मांग की थी। ये मैच 11 घंटे 5 मिनट तक चला था और ये मुकाबला 3 दिन में समाप्त हुआ था। ये जो नियम आया है, गौस, कैसे देखते हैं? ये देखिए, इसमें मुश्किल और बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा अब किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीतना। और आप देखिए, जो ब्रॉडकास्टर हैं वो अपने हिसाब से भी चलते हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा खिलाड़ियों को तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम खेल रहे हैं तो कोई भी चीज आपको प्लेट में रख के नहीं देगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पर ब्रॉडकास्टर के लिए है कि थोड़ा समय मिलेगा और जो उनके विज्ञापन ऐड है जो है वो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक, क्योंकि आपका जो टूर्नामेंट है, आपका जो गेम है, जो सब आयोजित करते हैं, वो सब का सब आपको जो राइट्स की मनी मिलती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कोविड में पिछले 2-3 साल से जो संघर्ष रहा, तो ये इस तरह के जो नियम चेंज कर रहे हैं उसमें ब्रॉडकास्टर की डिमांड भी होती है। आप देख लीजिए, मैक्सिमम टूर्नामेंट जो है, अगर हम फुटबॉल की बात करें, वो 7:30 बजे होंगे, हॉकी के 7:30 बजे होंगे, क्योंकि वो ऐसे समय पे रखते हैं कि वो ज्यादा लोग उसको देख सकें। जी हां, बिल्कुल। ये जो नया नियम आया है वो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, उसमें से ये लागू होगा। अभी ट्रायल आधार पर है, अगर इसे सफलता मिलती है तो ये नियम पूर्णकालिक बन जाएगा। आदिल कल्याणपुर ने शानदार वापसी करते हुए कल बेंगलुरु ITF ओपन में ऑस्ट्रिया के तीसरे वरीयता प्राप्त लुकास क्रेनर पर 4-6, 6-2, 6-3 से जीत दर्ज की, जिससे वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 5वीं वरीयता प्राप्त अर्जुन काधे ने क्वालिफायर ऋषि रेड्डी पर 6-4, 6-2 की आसान जीत के साथ बैक टू बैक खिताब के लिए अपना शानदार फॉर्म जारी रखा, जबकि पिछले सप्ताह फाइनल में काधे के प्रतिद्वंद्वी और दूसरी वरीयता प्राप्त सिद्धार्थ रावत ने कजाकिस्तान के दोस्तन बेक को 6-2, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। 7वीं वरीयता प्राप्त निकी कालियांदा पुनाचा ने पूर्व ओलंपियन और एशियाई खेलों के पदक विजेता विष्णुवर्धन को 3-6, 6-2, 7-6 से मात दी। 3 घंटे 22 मिनट तक चले मुकाबले में क्वालिफायर पारस दहिया ने थकान से जूझते हुए SD प्रज्वल देव को 6-7, 7-6, 6-4 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। यूएफा चैंपियंस लीग में जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में चेल्सी ने जगह बना ली है, जबकि वियारियल ने यूवेंटस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आइए सुनते हैं अतहर सईद की रिपोर्ट। यूएफा चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग के मुकाबलों में चेल्सी ने लील को 2-1 से मात देते हुए कुल एग्रीगेट 4-1 से हराया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। गत चैंपियन चेल्सी के लिए दूसरे लेग का मुकाबला ज्यादा मुश्किल भरा रहा और लील ने इसे काफी कड़ी चुनौती दी, लेकिन आखिरकार चेल्सी ने जीत दर्ज कर ली। पहले लेग में 2-0 से हारने वाली लील ने दूसरे लेग के मुकाबले में 38वें मिनट में गोल कर अपना खाता खोला। बुराक यिल्माज ने पेनल्टी से गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया और अपने होम ग्राउंड में आए फैंस को उम्मीदें दी। लेकिन पहला हाफ खत्म होने से ठीक पहले चेल्सी के खाते में पुलिसिक का गोल आया। दूसरे हाफ के 71वें मिनट में एशपिलिक्वेटा ने गोल कर चेल्सी को 2-1 से आगे कर दिया और एग्रीगेट का अंतर 3 गोल का कर दिया। पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध और अपने मालिक रोमन पर लगी पाबंदियों की वजह से परेशानियां झेल रही चेल्सी के लिए हर जीत वरदान की तरह आ रही है। विलारियल ने राउंड ऑफ 16 सेकंड लेग के मैच में सभी को चौंकाते हुए यूवेंटस को हराया और बाहर कर दिया। यूवेंटस को 3-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा। पहले लेग के मैच में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं, लेकिन विलारियल ने यूवेंटस को उसी के घर में बुरी तरह रौंदा और एग्रीगेट 4-1 से क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का किया। खास बात यह है कि तीनों गोल मैच के आखिरी 25 मिनट में आए। 78वें मिनट में मोरेनो ने पेनाल्टी से गोल किया। इसके बाद पाउ टोरेस ने 85वें मिनट में गोल दाग विलारियल को 2-0 से आगे किया। आखिरकार इंजरी टाइम में डाजुमा ने पेनाल्टी को गोल में बदला और विलारियल को 3-0 से अप्रत्याशित जीत दिलाई। पिछले सीजन भी यूवेंटस क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी और वही कहानी इस सीजन भी दोहराई गई। वहीं विलारियल आखिरी बार 2009 में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। गौस, समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।